तो ये भी बड़ा लतीफ़ा है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि ये बच्चा इसको सियासत में लाया गया। ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो एक जर्नैल ने कत्ल कर दिया था और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई। उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हैं। यानी ये ना 3 में ना 13 में, असल में शुरू से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ ना, तो इसको बेचारे को ये आदत ही नहीं है शिकस्त की। हर चीज़ इसको घर में प्लेट में रख के मिली है, लीडरशिप भी प्लेट में रख के मिली है। छोटा सा था, इसको उन्होंने कह दिया जी कि आपकी वालदा लिख कर गई है कोई लेटर, उसमें अब आप लीडर हैं हमारे। सब ने कहा ये ठीक है, यही हमारा लीडर है। किसी ने बात ही नहीं की तो वो लीडर बन गया। तो इसको क्योंकि हर चीज़ सोने का चम्मच मिला हुआ है, प्लेट में रख के हर चीज़ मिलती है, तो जब इससे कोई चीज़ ना मिले ना तो इसका मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि टिक टॉक। तो बिलावल साहब एक टिक टॉक मैं आपको सुनाता हूँ, गौर कीजिएगा। टिक टॉक, जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका दोबारा जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका फिर से जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। आप यही करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, और आप इस हुकूमत को वहां तक सपोर्ट करेंगे जहां तक कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। क्योंकि आपके जो वालिद हैं, जो आपसे बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं, वो ये कह चुके हैं अपने मुंह से कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा, हम सारे मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो आप जितने मर्जी टिकटॉक करें, हर टिकटॉक के बाद आपको जूता पॉलिश करना पड़ेगा और नून लीग का आप साथ देंगे। अभी तक 5 बजट पास हुए, इन 5 बजट में बिलावल आपने वोट दिया। मुस्लिम लीग नून ने जितना जुल्म किया पाकिस्तानियों पे आपने वोट दिया। अभी तक 2 आईनी तरामीम हुई, इन दोनों आईनी तरामीम में आपने वोट दिया। अभी तक जितना जुल्म और बर्बरियत हुई उसमें आपने हिस्सा डाला। सिंध के अंदर आपने बिल्कुल कुचल के रख दिया सियासी मुखालिफिन को। आपकी बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे उम्मीदवार उठा लिए गए और गायब कर दिए गए, किसी को डरा के बिठा लिया गया। तो आप बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के। आपने अपना चेयरमैन सेनेट बनाया, आपने अपने सेनेटर्स लगवाए, आपने अपने गवर्नर्स बनाए, आपने 3 सूबों में हुकूमत ली, आपने अपने वालिद गिरामी को सदर पाकिस्तान बनाया इन्हीं जाली वोटों से। तो टिक टॉक जूते पॉलिश, टिक टॉक जूते पॉलिश। बिलावल साहब आपने यही करना है, इसके अलावा ना कोई औकात है इस वक्त आपकी। हो सकता है कभी मुस्तकबिल में, जैसे आपके नाना जो हैं वो भी एक डिक्टेटर के साथ हमेशा उसकी बी टीम के तौर पे, ए टीम के तौर पे रहे और डिक्टेटर को डैडी कहा करते थे जुल्फ़िकार दी भुट्टो। तो उनको अल्लाह ने तौफीक दी, एक वक्त आया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए, उन्होंने आंखों में आंखें डाली और फांसी के फंदे पे झूल गए। लेकिन आपने और आपके वालिद ने भुट्टों की सियासत दफन कर दी है। यानी जरदारियों का कब्जा हुआ ना जब से पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टियों में से भुट्टो का ऐसा लगता है खून ही निकल गया। और भुट्टो जो है वो तो बचे ही नहीं बेचारे, बेनज़ीर भी कत्ल हो गई, उसके दोनों भाई भी, उसका वालिद भी, तो सारा ख़ानदान ही उड़ा के रख दिया। तो अब ये जरदारियों के पास चली गई पार्टी, तो ये सिर्फ टिक टॉक जूते पॉलिश और कुछ भी नहीं करेंगे। ये यही काम करेंगे जो इन्हें आता है और इस काम के ये लोग अब माहिर बन चुके हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कंपेन चला रही थी और वो लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि मेरे भाई को जेल से निकालने के लिए कोशिश शुरू करो और थोड़ा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो वहाँ पे अच्छे बड़े इज्तिमात हुए, बहुत बड़े उनके इस्तकबाल हुए। जब वो DI खान पहुँची तो वहाँ पे इस्तकबाल उतना बड़ा नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये है कि जो गंडापुर ख़ानदान है या गंडापुर से, उनकी DI खान में अच्छी खासी वर्थ है। अभी आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। अभी वो इमरान खान साहब की पार्टी में और उनका अपना एक नैरेटिव है, उनका अपना एक बयानिया है। वो अपने लोगों को जाके बताते हैं हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो क्योंकि लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और गंडापुर को इमरान खान का साथी समझते हैं, तो वहाँ गंडापुरों के साथ कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, इसका शिकवा कुछ लोगों ने किया और उसकी वजह से कोई बड़ा इस्तकबाल डेरा इस्माइल खान में अलीमा खानम का नहीं हुआ। इसके ऊपर कुछ सवालात भी उठाए जा रहे थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन का कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं जी गंडापुरों ने जानबूझकर नहीं होने दिया। तो ये दोनों एलिमेंट हैं। बहरहाल वहाँ कोई इतनी बात बनी नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे बड़ा शानदार इस्तकबाल अलीमा खानम का इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से हुआ। अब जैसे ही वो पंजाब में दाखिल होती हैं मियाँ वाली में, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने कहा जी आपने तो चले जाना है, ये लोग परेशान हो जाएंगे, इनको उठा के हम जेलों में डालेंगे, इनको उठा के हम गिरफ्तार करेंगे, इनको हम बहुत तकलीफ देंगे। तो पुलिस धमकी लगा रही थी, DSP धमकियां लगा रहा था कि जाएं वापस, और उन्होंने ज़बरदस्ती धकेल के, लाठियां मार के, लोगों को उठा के घसीट के, जो भी करके, जितनी ब्रूटैलिटी वो कर सकते थे ये करके उन्होंने वहाँ से, ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। पुलिस को इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में कभी दहशतगर्दी के वाक़यात में नहीं देखा। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में, बड़े बड़े सानेहात में नहीं देखा जितनी मुसीबत पुलिस को पड़ जाती है जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहीं पे कोई एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हो जाएं,
या एहतजाज करने के लिए आगे बढ़ जाएं। नाज़रीन, अब हालात जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये हैं कि DGISPR जो एक ट्वीट करते हैं वो उस ट्वीट के कमेंट्स भी अपने बंद रखते हैं, कमेंट्स ही नहीं खोलते अपने ट्वीट्स के। हालांकि वो कहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो ये भी कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी हमसे प्यार करते हैं। तो पाकिस्तानी उनसे कितना प्यार करते हैं ये जानने के लिए उन्हें अपने कमेंट्स तो खोलने चाहिए। हमेशा DGISPR के कमेंट्स खुले रहते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि DGISPR के जो अकाउंट है ऑफिशियल उसके कमेंट्स बंद हों। हमेशा ये कमेंट्स खुले रहते थे, लेकिन अब ये होना शुरू हो गया कि उनके कमेंट्स बंद कर देते हैं। वो किसी को इजाज़त नहीं देती कि कोई उनके ऊपर कोई राय दे। आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने कमेंट बॉक्स अपना खोला था, लेकिन लोगों ने जिस किस्म की राय दी या लोगों ने जिस किस्म का फीडबैक दिया उसके बाद उन्होंने वापस बंद कर दिया। अब तो हालात ये हैं कि वो फ़ौजी अफसरान की या फ़ौजी जवानों की शहादतों की और कुर्बानियों की जो खबर देते हैं वो खबर देते हुए भी वो कमेंट बंद रखते हैं। लेकिन लोगों ने जिस किस्म की तनकीद की, जब वो कमेंट खोले गए, लोगों को अलाउ किया गया कि वो उसके अंदर अपनी राय दें, तो लोगों ने जो राय दी उस तनकीद से घबरा कर इन्होंने दोबारा इसे बंद कर दिया। देखिए, अगर कोई प्राइवेट आदमी हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइवेट आदमी है, वो कहता है जी मैं नहीं तनकीद लेता, मेरी अपनी ऑप्शन है, मैं बंद करता हूँ। लेकिन एक कौमी इदारा है, अगर उसका एक अकाउंट है तो उसमें फीडबैक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौमी इदारा अपने कमेंट्स कैसे बंद कर सकता है? ये एक इदारे की सीट है, यहाँ पे लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए, लोगों को उनकी राय देने का हक मिलना चाहिए। और लोग बात जो करते हैं वो लॉजिक के साथ करते हैं। अक्सर बहुत सारे हमारे हुकूमती लोग हैं, वो जैसे ही कोई ट्वीट करते हैं तो वो कम्युनिटी नोट उन्हें लग जाता है, हकायक लोग निकाल कर सामने रखते हैं तो वो बेचारे उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो DGISPR को जो है वो अपना कमेंट ज़रूर खोलना चाहिए बॉक्स, ताकि उन्हें पता चले कि नौजवान जो बाशऊर नौजवान है वो उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा 2 वे ट्रैफिक चल जाएगा, वो अपनी बात करें, नौजवान अपनी बात करें, तो उन्हें पता चले कि नौजवानों के जज्बात उनके बारे में और उनके अफकार के बारे में क्या है। नाज़रीन, जो गुज़िश्ता दिन गुजरा, इस दिन में आज़ाद कश्मीर में इमदादी सामान जाना था, इंसानी इमदादी सामान आज़ाद कश्मीर में जाना था। बड़े पैमाने पे इसके लिए नाम लिखवाए गए थे। डॉक्टर्स ने भी अपने आप को वॉलंटियर किया था, बहुत सारे पैरामेडिक्स हैं उन्होंने भी अपने आप को वॉलंटियर किया था, लोगों ने अपना सामान भी डोनेट किया था और लोग चाह रहे थे कि एक बड़ा काफिला जाए आज़ाद कश्मीर और वो जाकर कश्मीरियों की मरहम पट्टी करे और उनकी ढारस बंधाए, उनके साथ इज़हार यकजहती करे और जो एक कौमी सानिया पैदा हो गया है उसको ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करे। लेकिन लोगों को नहीं जाने दिया गया। इस वक्त दुनिया में 2 ऐसी जगह हैं जहां पे इंसानों का कत्ल हुआ और इंसानी इमदाद वहाँ पे रोकी गई। एक जगह जो है वो गाज़ा है, जहाँ पे इसराइल ने इंसानों का कत्लेआम किया और वहाँ पे उन्होंने इंसानी इमदाद को रोका हुआ है। और दूसरी जगह जो है वो कश्मीर है, जहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने कत्लेआम किया और वहाँ पे इंसानी इमदाद को रोका हुआ है, लोगों को नहीं जाने दे रहे। सेनेटर मुश्ताक जो जाना चाहते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इंश्योर किया कि वहाँ पर कोई मीडिया वाला ना आए और फिर उन्हें 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, ये कहकर के पुलिस के ऊपर इन्होंने फायरिंग की है और इनसे गाड़ी और असला बरामद करना, आप अंदाज़ा कर लें। रश के अंदर से उनको उठाकर लेकर गए। वो लोगों के बीच में बेचारे एहतजाज कर रहे थे, फिर भी उनके ऊपर इतने घिनौने और घटिया इल्ज़ामात लगाए गए। तो कश्मीर में जो है वो इंसानी इमदादी सामान नहीं जाने दिया गया। एक तस्वीर जारी की गई जिसमें रेंजर्स वाला जो है वो ख़वातीन को राशन दे रहा है। देखें, अगर रेंजर ख़वातीन को राशन दे रही है इसका मतलब है हालात बहुत ख़राब है, वाकई में वहाँ पर एक बहरान पैदा हो चुका है। तो रेंजर्स का तो ये काम नहीं है। अगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये काम करना चाहती हैं, इंसानी हमदर्दी के नाते लोग वहाँ पे जाके इमदादी काम करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? आप लोगों को जाने दीजिए और इमदादी काम करने दीजिए। अभी आज़ाद कश्मीर में जाने के लिए हमें कोई वीज़ा नहीं चाहिए, हमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो पाकिस्तानी चाहे आज़ाद कश्मीर खाना लेकर जाना चाहे, अद्वियात लेकर जाना चाहे, मरहम पट्टी करना चाहे, उनका ख्याल रखना चाहे, तो वो पाकिस्तानी जो है उसको जाने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर रेंजर्स वाला वहाँ पे राशन बांट रहा है इसका मतलब है हालात ख़राब हैं। लेकिन क्या यही राशन बांटने की किसी और को इजाज़त नहीं है? ये सिर्फ खुद ही करेंगे ये सारा काम? हर चीज़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में ही रहेगी। रज़ी ताहिर साहब के हवाले से नाज़रीन मैं ख़बर आपको दे दूँ कि जो है CPJ ने इसके ऊपर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया है कि रज़ी ताहिर साहब और मोहम्मद सैफ ये 1 अगस्त से लापता हैं। देखें, आज जो तारीख है वो 4 अगस्त है। पिछले 4 दिन से इनका पता ही नहीं चल रहा। 1, 2, 3, 4 आज चौथा दिन है कि ये गए कहाँ पे। इन्हें किसी पुलिस स्टेशन में नहीं बताया गया, इन्हें किसी अदालत में नहीं पेश किया गया। अब ये ISI के पास हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास हैं, किसी एजेंसी के पास हैं, IB के पास हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास हैं, या पुलिस ने इनको गायब किया, कोई नहीं जानता। लेकिन फ़िलहाल ये बिल्कुल कन्फर्म इतला है, पता करवाएंगे हम ये कहाँ पर चले गए। लेकिन रज़ी ताहिर साहब को और उनके साथ मोहम्मद सैफ साहब को 1 अगस्त से अब तक लापता किया गया। ये 2 सहाफ़ी हैं और इन्होंने हर सहाफ़ी के साथ होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाई है। मेरी गुजारिश है इस्लामाबाद में तमाम सहाफ़ियों से
कि वो रज़ी ताहिर के लिए और मोहम्मद सैफ के लिए आवाज़ उठाएं, अहमद फरहाद के लिए भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि हर जुल्म के ख़िलाफ़ इन लोगों ने शदीद आवाज़ उठाई है, पूरी आवाज़ उठाई है, ताकत के साथ आवाज़ उठाई है। लिहाजा इनके लिए आवाज़ उठाना हम सब पर फ़र्ज़ है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। ये एक इश्तिहार है, ये मैंने पढ़ा, मुझे लगा पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन फिर मोहम्मद असलम जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वहाँ पे वो स्पोक्स पर्सन के तौर पे हैं, तो मुझे लगा कि बात सच है। वो इश्तिहार ये है कि वज़ीर आज़म का टॉपर तलबा को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर लेकर देने का ऐलान, यानी जिन तलबा ने टॉप कर लिया उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे लेकर देंगे और लोडर लेकर देंगे। ये कौन सा विजन है भाई? ये किस किस्म का विजन है भाई? और जो टॉप करते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको आला तालीम के लिए बाहर भेजते हैं। ये कैसे फ्रॉड लोग हैं? और जो फेल हो जाए उसको रिक्शा लेकर देते हैं, और जो फेल हो जाए, जो तालीम जारी ना रख सके, उसको लोडर लेके देते हैं कि जाओ जाके काम करो मार्केट में। इधर जो टॉप कर गया उसे कह रहे हैं एफआर रिक्शा। यार ये क्या है? कुत्तों को बनती है इसकी कि टॉपर तलबा को रिक्शे भी देने हैं, लोडर भी देने हैं, और जो फेल हो जाएं उन्हें फिर आप स्कॉलरशिप दे के बाहर भेज दें। भाई मेरी समझ से बाहर है। आला तालीम के बेहतरीन मौके आपने उन तलबा को देने हैं और उनके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके ऊपर आपने खर्च करना है जो तलबा बेहतरीन पोजीशंस लेते हैं, और जो नहीं ले पाते, जो कमज़ोर रह जाते हैं तालीम में, बहुत सारी वजूहत होती हैं, गुर्बत की वजह से भी होता है, तवज्जो नहीं दे पाते, फिर हमारे यहाँ पे खुराक की किल्लत है, गया था। तो ये वसीम अख्तर ने मोहसिन नकवी की बात की जो है वो तस्दीक की, यानी एमक्यूएम कम से कम, क्योंकि फ़ौज की जमात है, वो जाकर खड़ी हो गई मोहसिन नकवी के साथ। और वैसे भी बिलावल ने टिक टॉक वो भी सुना दिया है कि जनाब टिकटॉक करके आपकी हुकूमत अब ख़त्म होने जा रही है और आप अब उल्टी गिनती शुरू करें। हालांकि ये टिकटॉक सिर्फ जूते पॉलिश करते हैं, एक दफ़ा टिकटॉक होती है एक पॉलिश, एक दफ़ा फिर टिकटॉक होती है एक और पॉलिश। तो ये बिलावल हो या मरियम हो, ये जूते ही पॉलिश करते रहे हैं, आइंदा भी ऐसा लगता है जूते ही पॉलिश करेंगे। तो क्योंकि हम मईशत की बात कर रहे थे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 सालों में दुगने कर्जे कर लिए। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक लिया गया, गुज़िश्ता 4 सालों में आसिम मुनीर के दौर में उतना ही कर्जा दोबारा ले लिया गया, तो कर्जे दुगने हो गए। टैक्सेस जो है वो भी दुगने कर दिए गए। 4 साल में इतने टैक्सेस लिए गए आवाम से कि आपने रेवेन्यू इकट्ठा कर करके टैक्सेस आपने दुगने कर लिए, महंगाई भी आपने दुगनी कर दी। तरक्याती मनसूबे आपने, अच्छा जो पैसा आप इतना कमाते हैं, बहुत सारे आप टैक्सेस लेते हैं, बहुत सारे आप कर्जे लेते हैं, ये पैसा आप खर्च कहाँ करते हैं? कहाँ खर्च करना होता है? आप पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबे लाएंगे, आवाम को सहूलियत देंगे, सब्सिडीज़ देंगे, यही है ना। सब्सिडीज़ भी ख़त्म कर दी और तरक्याती मनसूबे भी नहायत महदूद करके तकरीबन ख़त्म कर दिए। अब मुल्क में तरक्याती मनसूबे भी नहीं चल रहे, आवाम को सब्सिडीज़ भी नहीं दी जा रही, कर्जे दुगने हो गए हैं, टैक्सेस दुगने हो गए हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? इसका जवाब कोई नहीं देता। गुर्बत और बेरोज़गारी पाकिस्तान में रिकॉर्ड बढ़ चुकी है, और ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा, सरकारी आदादो शुमार आपको बता रहे हैं। तो सवाल ये होना चाहिए कि ये जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, बेशुमार पैसा, अरबों डॉलर, ये जा कहाँ रहा है? इसे खर्च कौन कर रहा है? और ये किसकी जेब में जा रहा है? ये कहाँ गायब होता जा रहा है? कौन सा ऐसा गड़ा है जिसमें ये पैसा गिर रहा है और पता नहीं चल रहा? क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बन रहा, हमें तो इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम ये कैसे मान लें कि ये पैसा पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च हो रहा है? और हालात ये हैं कि अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी पाकिस्तान ने। इससे पहले पता किसने लगाई थी? इसराइल ने। पाकिस्तान में और इसराइल में कुछ चीज़ों की मुमासलत होती जा रही है। अशोक स्वैन है, भारतीय बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर और नेतन्याहू एक ही पॉलिसी पे चल रहे हैं। नेतन्याहू ने अल जजीरा पे पाबंदी लगाई, आसिम मुनीर ने भी अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। वहां नेतन्याहू जबरी गुमशुदगियां करवाते हैं, यहां पे आसिम मुनीर भी जबरी गुमशुदगियां करवाते हैं। वहां पे नेतन्याहू ने जो इंसानी इमदाद है फ़लस्तीनी शहरियों की, वो बंद की हुई है। यहाँ पे आसिम मुनीर ने इंसानी इमदाद जो है वो कश्मीरी शहरियों की, वो बंद की हुई है। तो दोनों एक ही तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आप, बड़ी मुमासलत है दोनों के अंदर, दोनों जबर के साथ मुसल्लत हैं, दोनों जुल्म का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, दोनों ने हथियार उठाए हुए। हाँ, लेकिन एक मजे की बात यह है कि नेतन्याहू कम से कम अपने लोगों के साथ वफादार है, अपनी अदालत को जवाब दे। लेकिन आसिम मुनीर के पास इस्तिस्ना भी है और वो अपने लोगों के सामने अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। यानी उन्होंने यहाँ पे कोई और सहूलत ली हुई है। नेतन्याहू ने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो ये तो फ़र्क है। अब नाज़रीन एक चीज़ और है, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी ने जजों की समरी रोकी हुई है। जजों के नाम फाइनल करके तैनातियों की समरियाँ जो हैं वो आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान को भेज दी गई।
कि जनाब इनका आप नोटिफिकेशन जारी करें, ये सारे अब जजेस हैं। लेकिन पता चला कि जरदारी साहब को तो एतराज़ है, उनके अपने बंदे शामिल ही नहीं किए गए, तो उन्होंने वो समरी रोकी हुई है। अब ये एक नया बहरान पैदा हो गया। हर चीज़ में ना इन सबको हिस्सा चाहिए जनाब। ब्यूरोक्रेसी में हमारा हिस्सा होना चाहिए, जजों में हमारा हिस्सा होना चाहिए, मीडिया में हमारा हिस्सा होना चाहिए, बजट में हमारा हिस्सा होना चाहिए, पैसों में हमारा हिस्सा होना चाहिए, इक़्तिदार में हमारा हिस्सा होना चाहिए। हर चीज़ में हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। अब वो हिस्से के चक्कर में ना पाकिस्तान के हिस्से बखड़े कर दिए। अब एक चीज़ जो ये बड़ी अच्छी कर रहे थे वो थी सालसी, कि जनाब हम सालसी कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा सर पे भी उठाया हुआ था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को, यानी आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को भी। तो अब ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि जब मालिक के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी तो मुलाजिम के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। ट्रंप के लिए मुश्किल ये है कि नवंबर में वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, और मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा रायता वापस उठाना है, और ये सारी सूरत हाल जो है इसको कंट्रोल करना है, इस गंद को समेटना है जो उसने फैला दिया है। तो ईरान के साथ हतमी लड़ाई करके वो जंगबंदी या किसी किस्म की वॉर ट्रॉफी कैसे हासिल करेंगे? देखें ना, अभी वो बात कर रहे हैं सिर्फ आबना हुर्मुज़ पे, हालांकि आबना हुर्मुज़ तो पहले से खुली हुई थी। जो ईरान के साथ बातचीत करनी थी या लड़ाई करनी थी, वो करनी थी एटॉमिक एसेट्स के बारे में। जो एटमी मुआहदे में बात होनी थी वो आबना हुर्मुज़ के मुआहदे तक पहुंच गई है, जो पहले तो खुला हुआ था। लेकिन ईरान को समझ आ गई कि वो इसको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे कंट्रोल रख सकता है, कि जब भी दुनिया उस पर अटैक करेगी वो इसको जगह को इस्तेमाल करेगा अपने मफाद के लिए और दुनिया को यहां पे तंग करेगा। तो ईरान की हिकमत अमली काम कर गई और वो उसके ऊपर बैठ गए आके। अब वो कहते जी उस पर हमने मुआहदा करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या मिलेगा कि वो पॉलिटिकली थोड़ा सा वापस रिवाइव हो जाए? मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ओबामा को तो उसामा दे दिया था ना पाकिस्तान ने। जब ओबामा को इलेक्शन में मुश्किलात पेश आ रही थी और मकबूलियत कम हुई थी, तो पाकिस्तान ने ओबामा को उसामा दे दिया था मई 2011 में। तो उससे ओबामा को बहुत फ़ायदा पहुंचा था, पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा पहुंचा था। तो डोनाल्ड ट्रंप को हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन रॉयटर्स को अमेरिका की 3 अहम तरीन शख्सियात ने एक बात बताई, और उन्होंने कहा जी कि अमेरिका अपने जो बेहतरीन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिनको चाइना के साथ अगर कभी कोई लड़ाई होती तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता था, उन मिसाइल्स के बहुत बड़े ज़ख़ीरे को तकरीबन ख़त्म कर चुका है। ये 3 अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने कहा, जबकि व्हाइट हाउस इसकी तरदीद करता रहा, बार बार करता रहा। लेकिन अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने रॉयटर्स को ये बात बताई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज मंगल वाले दिन तक का आखिरी एक मौका दिया है ईरान को, और उसका उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब ईरान हर हाल में अब हथियार डाले और हमारे साथ वो मुआहदा करे जो हम चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर तजियाकार ये कह रहे हैं कि अगर ईरान, यमन, इराक के अंदर जो सपोर्टर हैं ईरान के, वो भी और हिजबुल्लाह, ये मिलकर रिटेलिएट करते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अमेरिका यकतरफा तौर पे फतह का ऐलान नहीं कर सकता। बड़ी प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के